वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। भारत के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उस पर हम न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब कुछ मजीद मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ कराते हैं। मुजम्मिल साहब बदसूर हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। मोना आलम हमें ज्वाइन किया। मोना, काफ़ी दिन से आप ट्रांसमिशन कर रही थी, आज आपका एनालिसिस काफ़ी चीज़ें आपके पास होंगी डेफिनेटली बताने के लिए। हमें सेनेटर सहर कामरान साहब हमें ज्वाइन करें और वीडियो लिंक पे हमारे साथ आबिद क्यूम सुलैही साहब भी होते हैं। मोना, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान ने ऑफ़र किया कि आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करवाएं। हम काफ़ी मौक़ों पे देख चुके हैं पाकिस्तान में टेररिज्म होती रही है, पाकिस्तान में इंडिया को ब्लेम करता रहा है। चलें, हमारे पास एविडेंस भी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने एविडेंस रखें, वो जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो एविडेंस रखें, दूध का दूध पानी का पानी दुनिया के सामने हो जैसा हम हो। बिल्कुल आदिल, थैंक यू। मुझे लगता है कि देखें, ये तो बहुत नादिर मौका है इंडिया के लिए कि अगर हम इतने बुरे हैं और अगर हम हमेशा से, क्योंकि उनके बकौल तो पता नहीं कितने साल हो गए, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से पाकिस्तान उनके हिसाब से वहाँ पर बड़े वाक़यात करवा रहा है, बहुत लोगों का उन्होंने जानी ज़िया करवा दिया है पाकिस्तान ने हज़ारों साल से बकौल उनके। तो ये तो बहुत नादिर मौका है, इससे फ़ायदा उठाएँ इस सुनहरी मौके से जो कि महदूद मुद्दत तक है, ज़ाहिर है। तो ये तो ऐसी ऑफ़र है, मतलब एक के साथ 3 फ्री वाली, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। मतलब इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है? पाकिस्तान को एक्सपोज करें, पता नहीं कभी उनके जयशंकर साहब जाके लॉबी करते हैं फैटफ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बहुत कुछ। सो इससे अच्छा तो कोई मौका नहीं है। बट वही बात है कि अब उनकी तरफ जो एक ऐसे ही सन्नाटा छाया हुआ है ना, जैसे कब्रिस्तान में सन्नाटा होता है इस ऑफ़र के बाद, वो अपनी अक्कासी आप करता है कि इस ऑफ़र को लेकर या इस इल्ज़ाम को लेकर इन द फर्स्ट प्लेस उनके पास क्या इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस था, क्या संजीदगी थी। ये एक बहुत ज़रूरी नोट है मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मतलब इंडियन चैनल्स पे बड़े, इट्स बीन अ डेकेड कि मैं वहाँ जाती हूँ। आप जाती हैं पाकिस्तान को बड़े अच्छे से डिफेंड करती हैं वहाँ पे जाके। ग्रेटफुल नहीं, आप भी, हम तमाम ही ज़ाहिर है अपने अपने बिहाफ पे जो कर सकते हैं हम करते हैं। तो ज़ाहिर जनरल साहब इज़ अ डेकोरेटेड सोल्जर, वॉर वेटरन, तो वो तो एक अलग ही महाज है, लेकिन हम भी ज़ाहिर अपनी लिमिटेड कैपेसिटीज़ में वॉट एवर दैट वी कैन डू वी डू। तो पॉइंट इज़ कि मेरा कुछ रब्ता है उनकी अपोजिशन जमातों से। मुझे एक ने रब्ता किया, दे सेड कि हमारे यहाँ एक बात हुई थी, और मतलब उन्होंने खासी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हम सारे इकट्ठे हैं और मोदी सरकार के साथ हैं। ये आपको किसने कह दिया? आपने स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी हमारी। मतलब उन्होंने काफ़ी डिसग्रंटल होकर कल ये एक रब्ता किया मुझसे, और उन्होंने कहा कि आपके जो लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, मतलब वो बाकी बात करें सड़कों की, मोहल्ली गली मोहल्लों की अपनी सियासत करें, क्या सड़क बन गई, क्या रह गई। कहते हैं ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और आप उस जगह पे आपको शायद नहीं बोलना चाहिए जहाँ पर आपको चीज़ों का ना इल्म हो, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आदिल ये बात तो दुरुस्त है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, कांग्रेस उनकी लीडिंग अपोजिशन पार्टी, उनको मतलब उन्होंने ऐसे नाको चने चबा दिए हैं, और उनको जो खुद वो लोग इल्ज़ामात दे रहे हैं। कल हम लोगों ने ट्रांसमिशन की, हमने इंडिया जो कांग्रेस का केरल का जो हैंडल है, एक्स हैंडल, वो मुसलसल ट्वीट्स कर रहा है। वो अपने अब कह रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो चौकीदार से है कि इतने लोग आए और आकर चले गए, पहले आप जवाब दें। तो कहते हैं आप अगर इफ़ यू कैन नॉट, ज़ाहिर है हम अपोजिशन हैं, हम इंडियन हैं, अगर हम एक हक़ की बात कर रहे हैं, अपनी हुकूमत की सफाकी को एक आईना दिखा रहे हैं, इफ़ यू कैन नॉट अप्रिशिएट अस। उन्होंने काफ़ी डिसग्रंटल होकर मुझसे ये इजहार किया कि कम से कम अगर आप हमारी तारीफ नहीं कर सकते कि हम उनका फाशिज्म एक्सपोज कर रहे हैं, कम से कम आप हमें डिसक्रेडिट ना करें ये कह के हाँ जी वो तो साथ हैं, वो सारे साथ हैं, आप साथ आ जाएंगे। मतलब एटलीस्ट गिव अस दिस कि हमने जो शुरू में हमने देखा जब पूरा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम जो इस तरह की वॉइसेस थी उनको दबाया गया। इंडियन मीडिया ने इस तरह के जो लोग थे, जो बयान थे, उनको सामने नहीं आने दी। सोशल मीडिया में बाद में काफ़ी चीज़ें आप ठीक कह रहे हैं सामने। जनरल साहब, पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑफर किया है कि एक आज़ाद तहकीकात हो, पाकिस्तान उसके लिए रेडी है, इंडिया की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आदिल, थैंक्स फॉर द इनवाइट। जवाब आएगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इफ़ द पर्पज़ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ अगर होता, तो इंसिडेंट का होना और 5-10 मिनट के बाद उसके ऊपर कमेंट्री करना और पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाना, सो दिस इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि वो कॉन्फ्लिक्ट चाह रहे हैं, रेजोल्यूशन नहीं चाह रहे। वो अपने मसाइल, अगर लेट्स से कि उनके लिए मसला है ये टेररिज्म और एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है जो कि हुआ नहीं, तो वो समझते हैं, तो फिर वो असल जो जिन्होंने किया है उन तक पहुंचना ज़रूर चाहते, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे पाकिस्तान ने भेजे हैं, चाहे कोई लोन रेंजर्स हैं, कल चाहे कोई इंडिविजुअल किसी ने एक्ट कर दिया है। तो चूंकि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना था, उसके पीछे पूरे मुहर्रकात है, दिस इज अ कैसस ब्लाई फॉर इनिशिएशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको कैसे वो मानेंगे जब तक उनके डिजाइन के बीच पे, तो दिस इज नॉट इन द डिजाइन, उनको सूट ही नहीं करता जी, दैट्स वाई वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।
अभी आपने अपोजिशन की बात की मोना, जिस पे बात कर रही थी कि जी अपोजिशन कांग्रेस का, देखिए जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ना जी, जो ये और लिक्विड पार्टी, इनकी सियासत ही हेट के ऊपर है। तो हेट पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, हेट पे पॉलिटिक्स करते हैं। तो कांग्रेस ने भी उनकी पॉलिटिक्स को अब काउंटर करना है विद इन दिस, ये उनका इंटरनल एक मसला है, उसी को काउंटर करना है। अब कांग्रेस के लिए चैलेंज सबसे बड़ा यह है कि इस वक्त पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गए, तो ऑफ कोर्स दे विल हैव टू क्राफ्ट अ सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर कि उनकी हेट के ऊपर जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई है उसको अब कांग्रेस जो सो कॉल्ड अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है या सेकुलर जमात कहती है, तो उनकी अब दिस इज अ सीरियस पॉलिटिक्स विद इन दैट। तो बस इसमें मैं यही कहूंगा जी, कॉन्फ्लिक्ट का इसलिए उन्होंने कबूल नहीं किया कि वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो उन्होंने इनिशिएट किया है, इसको कैसे वो निगेट करेगा। मुज़फ़्फ़र साहब क्या खौफ है, मतलब भारत कार्रवाइयाँ करता रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास सबूत भी है, हमने दुनिया के सामने रखे, शर्मुल शेख का अलामिया दुनिया के सामने है, भारत के सामने खुद भी एडमिट किया, उसके अलावा कुलभूषण दुनिया के सामने जीती जागती मिसाल है। तो हम तो ऑफर कर रहे हैं कि आपका जो मामला है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो, साथ जो पाकिस्तान माजी में इंडिया पर भी इल्ज़ाम लगा जिसके हमारे पास सबूत हैं, तो वो भी सामने आएंगे। ये खौफ है कि वहाँ झूठे पड़ जाएंगे या वहाँ पे सारी उनके जो एक्सपोज हो जाएंगी चीज़ें। सर्टेनली, या उनको प्रूव करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल नैरेटिव और चीज़ है, चीज़ को साबित करना किसी इंटरनेशनल फोरम पे या किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अब आप देखें ना, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें तो इंडियन इन्वेस्टिगेशन कबूल नहीं है, उनको पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन कबूल नहीं है, तो फिर इसके लिए तो कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात शुरू हो जाएगी, उसके TORs की बात हो जाएगी। आप कहेंगे जी कि जो I5 है उनसे बात कर लें, अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन हो जाए या ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन हो जाए, या और किन किन मुल्कों की जो जॉइंट दुनिया के बड़े इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके ऊपर स्कॉटलैंड की इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो उनके ऊपर कोई इंडियन इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो सकेगी। फिर इंडिया उसके अंदर अपने सबूत लाएगा तो उनको मुश्किल होगा। तो मेरा नहीं ख्याल वो इस तरफ जाना चाहेंगे, ना कभी आज तक कभी वो नहीं गए हैं। हमने जब भी ये को पहली दफ़ा तो हमने उनको ऑफ़र नहीं की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, जब भी उन्होंने एलेज किया है हमने उनको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफ़र की है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन मैं अभी चूँकि इससे पिछले घंटे में रज़ा हारून साहब ने वो शेर पढ़ा कि जंग मसलों का हल नहीं है और बात फिर मुज़ाकरात की होती है, मेरा ख्याल है ये वक्त ऐसी बात का नहीं, क्योंकि इस वक्त आप इंडिया का माहौल देखें तो वहाँ तो जंग का माहौल है। तो हम इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं। टेक्निकल बात यही है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान का नैरेटिव यही होना चाहिए कि हम जंग के लिए तैयार हैं। इट्स आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट, और हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया था कि हम तैयार हैं, वो जैसे भी इसको आगे लेके चलना चाहें वी आर रेडी। वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में लेके चलना चाहते हैं, वी आर रेडी फॉर दैट। वो जंग के साथ चलना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। वी विल रेसिप्रोकेट ऑन इवन कॉइन्स, जो कॉइन भी वो खेलेंगे सेम कॉइन्स में उनको रेसिप्रोकेट करेंगे। क्योंकि हम जब इंडियन मीडिया देखते हैं, आज भी मैं फॉलो कर रहा था, उन्होंने एयर चीफ, नेवल चीफ और अपने दूसरे बर्री चीफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के DG, सारे डिफेंस मिनिस्टर के घर, राजनाथ के घर मौजूद हैं, और पूरा इंडियन मीडिया उसके ऊपर लगा हुआ है। और फिर आप देखें ना, हमारे जितने पाकिस्तानी मीडिया हाउसेज हैं, इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स उन्होंने आज इंडिया में बैन कर दिए हैं। मतलब ना हम न्यूज़ खुल सकता है, ना जियो खुल सकता है, ना एयरवाई खुल सकता है उन्होंने इंडिया में, क्योंकि उनको नज़र आया कि एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर इंडियन अवाम को मिल रही है और हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है, तो हमारी बात नहीं पहुँचनी चाहिए। ये बाय द वे कभी कभी क्रेडिट अपने आप को दे देना चाहिए, ये कामयाबी है पाकिस्तानी हमने बंद कराने में मजबूर कर। बल्कि मैं आज चैनल देख रहा हूँ, मुज़फ़्फ़र साहब उस चैनल के मुताबिक, इंडियन चैनल के मुताबिक जो क्लिप था, जनरल साहब जो है मुल्क से फरार हो चुके हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तानी जर्नैल जो है मुल्क छोड़ के चले गए हैं मौजूदा। जनरल साहब हमारे साहब आज स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ बैठे हुए। चले स्टेटस साहब, पाकिस्तान की ऑफर इंडिया कबूल नहीं कर रहा। बात यह है कि इंडिया खाइफ है, वो पता नहीं उनको इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा। हमने तो कुलभूषण यादव यादगार तौर पे रखा हुआ है कि जी हमारे पास एक सबूत है। अगर वो करते हैं तहकीकात पे एग्री, तो फिर वो जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात भी तो होंगी ना। फिर जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इंसर्जेंसी में इनके हालात हैं, तो वो भी सामने आएगा। तो बात यह है कि पहली बात ये कि इंडिया ने हमेशा जो है अपने हार्ड लाइनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म का नैरेटिव अपनाया है। ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, और अब ये पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि पहले जनरल इलेक्शंस की बात होती थी, अब वो लोकल बॉडीज़ के लिए भी उनको इस बात की ज़रूरत है, क्योंकि उनके तमाम इकदाम जो उन्होंने कश्मीर में किए,
चाहे वो जो उसका खसूसी स्टेटस चेंज करने की बात थी, डेमोग्राफी चेंज करने की बात थी, नॉन कश्मीरीज़ को लाके बसाने की बात थी, इलेक्शन तो फिर भी वो नहीं जीत सके। तो अब उनके पास और कोई सूरत नहीं है कि एक ऐसा इशू खड़ा करें। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अब से नहीं हो रहा, बहुत पहले से मैंने इसको देखा है और पर्सनली इसको ऑब्ज़र्व किया है कि इंडिया ने हमेशा इस टेररिज्म पे कैपिटलाइज़ करने की कोशिश की है। उन्होंने पाकिस्तान को इसके साथ लिंक करने की कोशिश की है और अपने आप को एक जो है बॉलीवुड का एक सॉफ्ट अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो हालात हुए हैं, जिस तरीके से पूरी एपिसोड हुई कि आपने विदिन 10 मिनट्स FIR भी काटी, आपने अपने सिक्योरिटी फेलियर को कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने किसी को सैक नहीं किया, आपके पास कोई शवाहिद नहीं है कि जी कहाँ से लोग आए, कहाँ चले गए, और आपने किसी किस्म का कोई फ्रांसिक नहीं किया और आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी दे दिया। और अब तो मैं कहती हूँ जिस तरीके से पानी को वेपनाइज़ किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये कहीं नहीं हो सकता कि अपर रिपेरियन जो है लोअर रिपेरियन का हक ले ले। यानी ये आज के जब क्लाइमेट चेंज के, हम क्लाइमेट क्राइसिस के को फेस कर रहे हैं, ऐसे वक्त में आप पानी को लेके उसको पानी को वेपनाइज करेंगे तो बिल्कुल सही पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन दी है कि यस इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो अभी अपनी बात की ना कि आप काफ़ी अरसे से, आप बल्कि अभी जब से होश संभाला है इस तरह के इंडिया की जब से मामला था हम लोग देखते चले आ रहे हैं, मतलब जब से क्या पाकिस्तान के बाद से ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। बाहर लेके इनके डिप्लोमेट्स को इंगेज करते हुए देखा है इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, और उनको फेल होते हुए भी देखा है। ये भी बताऊं कि इस वक्त जो जज्बा है पाकिस्तान में, उस जज्बे ने इंडियन नैरेटिव को शिकस्त दे दी है। इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान भी और पाकिस्तानी कौम भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और सबके जज्बे इतने बुलंद हैं कि उनके जो नैरेटिव है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। उनके पास अब कोई ग्राउंड नहीं है और वो अब सब ये समझते हैं कि अब वो बंद कमरों के इजलास से कोई जो है ना हाइप क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने हार्ड लाइनर्स को अट्रैक्ट करें, और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक और शिकस्त होगी उनके लिए। डेफिनेटली। चलें आप इस साहब, हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की जानिब से इस तरह मुअत्तल किया गया है। अब सुनते थे कि आइंदा जंगें जो है पानी पर होंगी, पानी की वजह से होंगी, पानी की तकसीम पर होंगी। क्या भारत ने उसका आगाज़ कर दिया है? मेरा ख्याल है कि उसका आगाज जो है वो तो कई साल पहले भारत ने शुरू करने की कोशिश कर दी, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको साइंटिफिकली और टेक्निकल बुनियादों पे देखना होगा। भारत जो है क्या पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? वो अगर आप उसके पानी के बहाव को देखें तो ये एक ऐसा बहाव है जो तिब्बत से शुरू होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, बल्कि ये अप्रैल से सितंबर तक तो उल्टा मशरकी दरियाओं में भी इंडिया को पानी जो है वो रिलीज करना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वाटर कूलर है जिसकी टैप खोल दिया और बंद कर दिया। इसी तरीके से अगर हम भारत के डैम्स की बात करते हैं, खा वो किशनगंगा डैम है या बगलियार डैम है, तो वो रन ऑफ द रिवर डैम है, उससे बिजली तो पैदा वो कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी पानी की स्टोरेज नहीं कर पाते। और ये एक सेस्मिक जोन 4-5 में ये आता है सारा, जिसमें कि हर वक्त छोटे मोटे जल्जले जो हैं वो आ रहे होते हैं। अब उसमें अगर इंडिया कोई एडवेंचर करना चाहे, कोई बड़ा डैम बनाना चाहे, तो ये एक लूज लूज सिचुएशन होगी जो कि खुदा न खास्ता इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनेगा। अगर आप टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला देते हैं, वहाँ पे टनल्स बनाने की कोशिश करते हैं, नहरें बनाने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पे कोई बड़ा जो है वो बैराज बनाने की कोशिश करते हैं, डैम। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी तक भारत जो है वो इस वजह से भी इंडस वाटर ट्रीटी की रिस्पेक्ट करने पे मजबूर था कि भारत खुद भी तो लोअर राइपेरियन कंट्री है, ब्रह्मपुत्र बेसिन पे, जो कि चाइना से जो पानी आ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का तो फिर एक मुआहदा जो है वो मौजूद है जिसको कि यूनिलैटरली जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। ये 2016 में हुआ जब डकलम पे बॉर्डर पे कोई जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इंडिया और चाइना के, और चाइना ने वहाँ पे इंफॉर्मेशन के बगैर इंफॉर्मेशन देनी बंद कर दी कि कब पानी छोड़ेगा, कब पानी खोलेगा। तो पूरा न्यू दिल्ली जो है उसमें पैनिक फैल गया था कि चाइना पता नहीं क्या करने जा रहा है। और चाइना वहाँ पे बड़े डैम जो है वो काफ़ी अरसे से बनाने के मंसूबों पे काम भी कर रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के देखते हैं तो मेरा ख्याल है चैलेंज ये नहीं कि इंडिया पानी बंद कर देगा। मुझे जो रियलिस्टिक चैलेंज नजर आता है वो ये है कि इंडिया पानी की इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद कर देगा। जैसे कि हमने कल मुजफ्फराबाद में देखा, वहाँ के तो पानी बंद करना मुमकिन नहीं, लेकिन पानी बगैर इतला के खोल देना, जिससे कि जो हमारे निशेबी इलाके हैं उनकी तरफ एकदम से पानी खोल देना स्पिल वेज से, इस तरह की आबी जारी है जो है वो इंडिया ज़रूर कर सकता है। और उस पर हमें देखना होगा कि हमारी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो क्या बनती है। अच्छा सुरेश साहब, यहाँ ये चीज़ें बता दें जो ऑलरेडी
आई थिंक 2023 का डाटा भी शेयर नहीं किया हुआ इंडिया ने। जी, वो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, जो वहाँ पे ऑलरेडी जो रन ऑफ वाटर के ऊपर जो चीज़ें बनी हुई हैं, इलेक्ट्रिक हाइडल जो प्रोजेक्ट हैं, उसकी कोई डिज़ाइन में तब्दीली कर कोई वहाँ पे रिजर्वायर बना रहा है, ये मुमकिन हो पाएगा इंडिया के लिए? देखिए इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इन द मीडियम टू लॉन्ग रन ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो रफ टेरेन है, वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मुश्किल काम है, और वो आपकी सेस्मिक एक्टिविटी के लिहाज से भी खासा मुश्किल काम है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़े रिस्क को जन्म देगा। खुदा न खास्ता अगर जल्जले से कोई इंडिया, हम सपोज करते हैं कि डिज़ाइन तब्दील करके वहाँ पे कोई डैम बना लेता है, अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई जल्जला आता है जिसकी वजह से वो डैम टूट जाता है, तो आप सोचें कि वो कितनी बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। ना सिर्फ जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान में भी जहाँ पे वो पानी आ रहा होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको टेक्निकली करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। उसकी एक रेट्रिक तो की जा सकती है, नारे लगा देना कि पानी बंद कर देंगे, पानी का एक कतरा वहाँ पे नहीं जाने देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना जो है ये मतलब इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए और एक डेकेड्स चाहिए, मतलब एक दिन में मुमकिन नहीं है। ये तो चलो चीज़ हो गई, मतलब इंडिया अगर करता है तो एक आगाज़ हो गया इस रीजन में एक नई जंग का। इंडिया के बाद वहाँ पे चीन को भी मौका मिलेगा, वो कुछ करे, और ना सिर्फ पाकिस्तान, आगे चलकर दीगर जो हमसाया मुल्क है वो भी इससे मुतासिर होंगे। अच्छा, डॉक्टर सुलेरी ने, आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात की है। एक तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से जल्जले को ये प्रोन कर देंगे अगर ये वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करते हैं, और दूसरा ये कि चलें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो फिर भी एक ट्रीटी है आर्बिट्रेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। चाइना और इंडिया के दरमियान क्या है वहाँ? ऑब्वियसली मतलब ये तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि अगर ऐसा कोई तनाज़ा बनता है तो चीन किसकी तरफ खड़ा होगा। इंडिया में भी बच्चे से आप पूछ लें, उनको अच्छी तरह पता है। बल्कि पिछले कुछ साल पहले आई रिकॉल के लद्दाख में बहुत शदीद किस्म की कन्फ्रंटेशन हुई थी चीन और भारत के जो अफवाज थे उनकी। तो ऐसा लग रहा था कि वो दिन आ गए कि हम लद्दाख चीन के वीज़ा से जाएंगे हम ना, ऐसे भी दिन आने वाले थे। बिल्कुल, बल्कि वो जो जंग थी उसको हाथापाई का नाम दे सकते हैं। जी, वो अच्छी खासी जंग थी और इनको बहुत बुरी तरह उनको रुला दिया था। दे वर लिटरली क्राइंग ऑन मीडिया। तो बहरहाल एक बात यह है कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अगर न्यूक्लियर पावर हैं, कोई अहमक ही ये बात करेगा कि दो न्यूक्लियर स्टेट से कोई ऑल आउट वॉर में जा सकते हैं, और जो भी ये वाली बात करता है वो शायद बहुत एक अहमकों की जन्नत में रहने वाला शख्स है। लेकिन लगता है अहमकों की जन्नत का जो बादशाह है उसका दर्जा शायद इंडिया ने अपने आप को दिया हुआ है और अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम रखा हुआ है, क्योंकि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया के साथ कुछ उल्टा केस है। विद पावर वो और ज़्यादा हेजेमोनिक उनका डिज़ाइन हो गया है, उनके अंदर एक तड़ आ गई है कि जी हम जैसे चौधरी हैं। मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। आपने कभी भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जारहाना बयान किसी भी मौके पर नहीं सुना होगा, ख्वाह वो कन्फ्रंटेशन विद, कभी अफगानिस्तान से कोई इशू हो जाता है, कहीं से हो जाता है, कभी पाकिस्तान ने इस तरह की बात नहीं की। इनको ऐसा लगता है कि बहाने चाहिए कि एक एस्केलेशन करने के लिए, और अगर डी एस्केलेट करना हो, दो न्यूक्लियर ताकतें आपस में ऑल आउट वॉर नहीं कर सकती। डी एस्केलेशन के लिए इससे अच्छा मौका क्या है कि आप ये ऑफर कबूल करें कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो और वो शुरू हो, उसके TORs बनाएं, जो भी करें, एक प्रोसेस में जाएं एंड डी एस्केलेट फ्रॉम द पॉइंट यू कम एट। तो मिसकैलकुलेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट विल नॉट स्टे बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, ये खित्ते और फिर खित्ते से भी बियॉन्ड खित्ता। तो ये जो ना आई थिंक ठीक है। आज आप देखें जो इंडियन जो एनवॉय हैं आनंद प्रकाश, वो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आज काबुल गए हैं और उन्होंने अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है और सारा दिन वो काबुल में रहे हैं। और आज इंडियंस की जो मूवमेंट टुवर्ड्स काबुल है, हमें उस पर भी नज़र रखनी होगी। हमारे अपने जो डिफरेंसेस हैं और हमें प्रॉब्लम रहा है कि अफगान सॉइल जो है वो इंडियन, वहाँ पे माजी में भी कौंसल खाने कंधार में दाएं बाएं खुलते रहे हैं, हमने देखा बंद हुए। आज उनका काबुल जाना, और ये बहुत मानी खेज है कि कोई डी एस्केलेशन की बात नहीं है। वो आज अफ़गानिस्तान को में अपने यहाँ तो स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर रहे हैं या और अफ़गानिस्तान को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो वैसे तो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों काबुल गए थे और जो हमने एक जॉइंट कम्युनिक भी उस मौके पे आया था, जिसमें अब हम उनके लिए ट्रेड और काफ़ी कुछ सैंक्शंस जो हैं कि इकोनॉमिक हमारी उनसे ब्रेक थ्रू हुआ था, लेकिन वो सब इससे पहले था। इस वक्त अब आज उसका आनंद प्रकाश का काबुल जाना काफ़ी मानी खेज है और उसका फॉरेन मिनिस्टर को मिलना मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए। पाकिस्तान भी डिप्लोमेसी कर रहा है, हमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में कामयाबी मिली है, द रेजोल्यूशन इज़ वेरी वीक और उसमें कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया फिर माना गया है।
फिर हमारी चाइनीज़ से, ईरानियन से, सब जगह बात हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो अपने एक प्लान है उसमें उसकी मूवमेंट्स पे भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी। अब उस मूवमेंट पे डेफिनेटली अपनी रखी हुई है नज़र, लेकिन विद इन इंडिया हो रहा है ये ज़रा आपको एक बताते हैं। जनाब गुरु पतवंत सिंह पन्नू साहब जो हैं सरबराह हैं जस्टिस फॉर सिख राइट अमेरिका से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है सिखों के बारे में। 2 करोड़ सिख हैं इंडिया में। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की नहीं, हम पाकिस्तान के साथ ईंट बनकर खड़े हुए। क्या कहते हैं, आपके सामने रखते हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ 1965 ਹੈ ਨਾ 1971 ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ये आपने पन्नू साहब को सुन लिया, वो किस तरह अपनी जो कम्युनिटी है उसकी तर्जुमानी करें। जनरल साहब विद इन इंडिया हम देख रहे हैं खासे मसाइल हैं। ये आपने सिख कम्युनिटी का इज़हार ख्याल सुन लिया, कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। इसके अलावा बाकी कई वॉइसेस हैं, नागालैंड है, मगरबी बंगाल है, कर्नाटक के CM ऑल तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट वहाँ पे अनरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे पोलिटिकल जो गवर्नमेंट्स हैं वो उस तरह से मोदी सरकार का जो पूरा मामला है उसको कैरी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। देखिए आदिल, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इनका ये जो ऑनस्लॉट आया है और दिस हैज़ इसके पीछे पूरा एक डिज़ाइन है। वन ऑफ द फैक्टर उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। उधर लिक्विड पार्टी को देखें इसराइल में, वो नीचे जा रही है, फॉर राइट का प्रेशर है। इधर इस बीजेपी को देखें, ये जो 400 का हम वो क्रॉस करेंगे, वो तुकदी किया इन्होंने, कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ी। अब वहाँ पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ लेना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान बेस्ट टारगेट है इनकी सियासत, तो जैसे हमने कहा कि हेट बेस्ड सियासत है जी। 2024 की आप यूएन की एवल्यूशन रिपोर्ट देख ले, उसमें जो एंटी मुस्लिम खास तौर पे और जो 86% करीब हेट बढ़ी है, वो इनके एक शायर हैं जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राहत इंदौरी साहब जी। वो अक्सर कहा करते थे कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कोई चुनाव है क्या। तो इनके अपने लोगों का पता है कि ये चुनाव अपनी पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द करिए, इनका अपना शायर कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, तो इट मीन कि इट इज रेजोनेटिंग समवेयर उनके लोगों के पास। देखिए आदिल साहब, इस वक्त इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बात भी की, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें देख रहे हैं कि वो डैम बना सकता है या नहीं बना सकता, चाइना उसका पानी रोक सकता है, दिस इज ट्रू, ये सारी चीज़ें फैक्ट है। बट मैं एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान ने अपना स्टांस इंडिया को बता दिया, देयर इज नथिंग इन द ग्रे। वाटर लाइक कश्मीर, वाटर लाइक सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, वाटर लाइक हमारी जितनी भी हमारी सरहदें हैं उनकी तरह, इट इज द वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, और नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को जब आप डिक्लेयर करते तो इसकी इंप्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट द अवेलेबल टू द नेशन, अपने यूज करेगा जी। अब वो कहां तक जाते हैं टेक्निकल से लेके जहां तक, तो ये अपनी विल शो की है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देखें, कंट्रीज के पास कैपेसिटीज होती हैं, कंट्रीज के पास कैपेबिलिटीज होती हैं, कंट्रीज के पास विल नहीं होती। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स की अब सिक्योरिटी पॉलिसी आप देख लें, उसके बीच में जब वो चाइना को नंबर 1 कंपटीटर डिक्लेयर करता है, तो वो कहता है कि वाई चाइना इज नंबर 1 कंपटीटर यूएस का, तो वो कहता है उसकी वजह यह है कि चाइना हैज द कैपेसिटी, चाइना हैज द कैपेबिलिटी एंड चाइना हैज द विल टू ऑल्टर द वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया इज नंबर 2, उसके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी होगी लेकिन विल नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल तीनों है, और हमने बालाकोट के बाद ये चीज़ साबित की है। और एस्केलेशन लेटर पे इसका जो क्विड प्रो को रिस्पॉन्स जानना है, इट इज़ नॉट ओनली अ क्विड प्रो को, उसके जवाब भी नहीं जाएगा, इट इज़ क्विड प्रो को प्लस। बट हैविंग सेड ऑल दिस, आई थिंक वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री। ये न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ पीस होते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इज अ मिलिट्री ऑफ पीस। हम स्टेबिलिटी के लिए चाह रहे हैं ना, हम किसी की डिस्टेबलाइजेशन की नहीं लिए चाहते। एंड फाइनल थिंग आई वांट टू मेक एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया में इस वक्त 2 ताकतें हैं जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसका जो सत्यानाश करने पे तुली हुई हैं, वो उधर इजराइल है। वो न किसी कोर्ट को मानता है, न किसी यूएन को मानता है, वो अपना एक और उस हाथी बना हुआ है, उसे स्पोर्ट टेसेट अप्रूवल भी है बड़ों की। और अब इस रीजन में ये इंडिया है।
तो हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये करेगा, इसने एक उसको परसू करना है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इसने अपना परसू करे या ना करे, मैं एज अ मिलिट्री मैन मैं कभी उसके इंटेंशंस को रीड करने की कोशिश नहीं करूंगा। कभी मैं उसकी सोच, उसकी आवाम का प्रेशर है या नहीं, मैं तो सोच करूंगा कि अगर वो उसके पास कैपेसिटी कैबिलिटी है, लेट्स से कि वो आ रहा है, तो एज अ नेशन पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सेज हैं अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स, ये हाइब्रिड की एप्लीकेशन, इसमें पॉलिटिकल, इसमें हमारे जो लीगल, हर चीज़, हमारे जो कंसेंसस, तो वी हैव टू रीसेट आवर चेस बोर्ड एंड सीरियसली इसको, क्योंकि ये हिंदुत्व भी यहीं पे रहेगा। ये बदरू मोदी से निकलेगी तो अमित में चली जाएगी, अमित से निकलेगी तो किसी और में चले जाएगी। इंडिया ने भी यहीं पे रहना है, नेबरहुड में अफगानिस्तान है, अभी सरवर्दी साहब एक खबर दे रहे हैं, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ को कहता हूँ कि यार इन्होंने भी इधर ही रहना है। वहाँ से हमें आज तक 3-4 सालों के अलावा कभी हिस्ट्री में अच्छी खबर नहीं आई। तो विद दीज टू कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान ने अब यहाँ पे कार्व आउट करना है कि हमने अगर कमिटी ऑफ नेशन में रहना है तो वी हैव टू एड्रेस आवर इश्यूज, एक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के साथ, एक फ्रंट के साथ हमने आगे जाना होगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को ये इस चैलेंज में ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, दिस इज द टाइम टू डू इट। माजी में निपटते रहे हैं, डेफिनेटली आगे भी निपटेंगे। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, मजीद बातचीत करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसमें हम तबसरा कर रहे हैं। आप इस साहब, पाकिस्तान की मूव क्या होनी चाहिए इस पूरी सूरत हाल में? इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल हो गई, पाकिस्तान ने जिस तरह एयर स्पेस बंद करके डैमेज करना था कर दिया। अब वाटर को लेकर, पानी को लेकर पाकिस्तान की क्या मूव होनी चाहिए, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे मेजर कंसर्न है वो है कि डाटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग रुक जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है? हमारे पास ऑप्शन है वो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की है। हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमारे इस वक्त दरियाओं का बहाव है उसको क्लोजली मॉनिटर हम कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो भी स्टेटस हो, जो पानी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हम उसको कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं अपने पास डैम्स की, तो हमारे पास उन डैम्स पे कितनी जल्दी एक्सपीडाइट कर सकेंगे। हमें याद है वो जस्टिस साकिब निसार साहब को भी डैम फंड में हम सब ने पैसे दिए थे, कुछ पैसे वहाँ पे बाहर से भी लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने भेजे थे। तो डैम्स के ऊपर मैं पिछली कई दहाइयों से अब सुनता चला आ रहा हूँ कि उस पर प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होंगी तो हम, जैसा कि मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क होगा। इसके अलावा जो मेजर चैलेंज आएगा वो है सर्दियों में, जबकि हमारी गंदम की सोइंग का टाइम होता है, उस वक्त पानी की कमी होती है, ड्राई सीजन शुरू हो जाता है। और उस ड्राई सीजन के लिए हमारे पास क्या तैयारी होगी? अगर उस वक्त स्पिल वेस्ट को इंडिया स्पोरेडिकली कहीं पर रोक देता है, बंद कर देता है, कभी एकदम से शुरू कर देता है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की मैनेजमेंट है मंगला और तरबेला में, या बैनस सूबाई जो पानी की तकसीम है, उन पे एक मेजर चैलेंज आएगा। तो हमें जो अगले 3-4 माह होंगे बड़ी क्विकली अपने साथ में हमने देखा ना कि इंडिया की एक और कोशिश थी कि इस पूरे मामले पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे नजरसानी की जाए। पाकिस्तान ने डेफिनेट थिंक टैंक बना दिया है, सोच विचार जारी है। तो वहाँ हमें किस तरह इस मामले को अगर जाना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के सामने, तो वहाँ किस तरह इस चीज़ को रखना चाहिए? देखिए, ये 2019 से ऑलरेडी ये चीज़ जो है ये वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज की। एक तो प्रपोज हुई कि इंडिया के लिए उन्होंने, इंडिया की डिमांड है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपॉइंट कर दिए जाएं इस ट्रीटी पे। पाकिस्तान की डिमांड थी कि इसको आर्बिट्रेशन में ले जाया जाए। तो ये सितंबर 2019 में जब फॉर्मली इंडिया ने इस इशू को उठाया, तो उस वक्त से इस पे बात चल रही है। और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड और कंटेस्टेड है। इंडिया जो है वो इसको अपने तौर पे ले जा सकता है, पाकिस्तान का एक अपना मौक़िफ़ होगा। अब टेक्निकली या लीगली वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ सफारती दबाव तो डाल सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक अपनी किसी भी फैसले को इन्फोर्स नहीं करवा सकता। इसी तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आजकल पाकिस्तान जो है, चूँकि उसका नॉन परमानेंट मेंबर भी है, अगर वहाँ से बिल फर्ज कोई करारदाद आ भी जाती है तो उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो एक चैलेंज रहेगा, जैसा कि हमने इसराइल के मामले में देखा अभी तक दुनिया ने। तो इस इशू को हल करने के लिए जो इसका एक लीगल स्टेटस है वो काफ़ी सारा
वेग होता चला जा रहा है। और जो मैं पहले भी कह रहा था कि उसमें ये सारा कुछ करके इंडिया अपने लिए एक सेल्फ डिफीटिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है। चूंकि चाइना को अगर अभी तक कोई रिस्ट्रेंट था तो वो यही था कि इंडिया एज ए अपर राइपेरियन पाकिस्तान की तरफ वो इस कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। इंडिया अगर इस खत्ते में कोई ऐसा प्रेसिडेंट्स जो है वो शुरू करता है तो उसमें चाइना के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं और पानी का जो शेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके साथ आप जिस तरह कह रहे हैं ये समझ आ रहा है कि इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को जिस तरह इंडिया करना चाह रहा है, इतना ईजी नहीं है और इतना जल्दी हो नहीं पाएगा कि जिस तरह वो प्लान किए हुए है मुमकिन नहीं है। ठीक है सेनेटर साहब, हम देख रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जो जज्बात हैं मोदी सरकार 2014 से उनको उभार कर अपना जो वोट है उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है। देखिए यही बात मैंने शुरू में भी की थी कि पहले जो है जनरल इलेक्शंस में हम देखते थे कि इस तरह का तनाव जो है वो पैदा किया जाता था, जैसे जनरल साहब ने कहा। अब जो है उनको लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो बिहार के या दिल्ली के हैं उसके लिए भी ऐसे ही तनाव की ज़रूरत पड़ गई है। तो बिल्कुल चुनाव है करीब और चंद महीनों में और ये तनाव उनको चाहिए है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहती हूँ, उसके बाद एग्रीकल्चर पे भी ज़रूर बात करूँगी। तो मुख्तसरन जैसे जनरल साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान पे हमें नज़र रखनी है, मैं कहूँगी सबसे अहम इस वक्त नज़र रखना हमें अपने मैरीटाइम बॉर्डर पर है, क्योंकि हमें ये पता है कि इंडिया के जो अज़ाइम हैं बलूचिस्तान के लिए क्या है, गवादर पोर्ट और पाकिस्तान की जो एक जो लोकेशन है वो उनको कैसे हर्ट करती है। और हमें ये भी पता है कि ना सिर्फ इंडिया में कुछ मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये कि उनकी एक अपने अलायंस है कि वो जो चाहते हैं कि आपका मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हो, बिल्ट अप करें। तो ये हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुझे पता भी है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहुत बिल्कुल तैयार हैं, उन विजिलेंट हैं और किसी भी एडवेंचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अगर किसी चीज़ पे बहुत ट्रस्ट है जिस पे इंडिया को नहीं है, वो है डेटरेंस। हमें अपनी क्रेडिबल डेटरेंस, फुल स्पेक्ट्रम क्रेडिबल डेटरेंस पे पूरा ट्रस्ट है और हमें ये पता है कि हर फायरवर्क को वो रोकने की पूरी सलाहियत है। तो मुझे पता है, ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल वॉर के लिए थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम डेटरेंस को आप मजाक नहीं ले सकते। और फिर अब मैं एग्रीकल्चर पे भी बात करूंगी, लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगी कि इसको हम सामने रखें कि इंडिया का टेररिज्म कनाडा में भी प्रूवन है, इंडिया का टेररिज्म अमेरिका में भी प्रूवन है, गुजरात में भी प्रूवन है, कश्मीर में भी प्रूवन है। तो इंडिया के पास एक जस्टिन ट्रूडो का बयान दुनिया ने सुना था। जी जी, और हमें नहीं कहते, वहाँ तो तहकीकात हुई है ना। तो आज इंडिया तहकीकात से भाग रहा है, लेकिन इंडिया पे तो पूरी तहकीकात हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, देखिए 80% पाकिस्तान का इन्हिसार उस पानी से है जो कि इंडस वाटर पीटी के तहत पाकिस्तान को मिलता है। अगर ये चाहते हैं कि हमारी एनर्जी को और हमारी जो है एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएं, तो मैं ये समझती हूँ कि फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, आपका जो है वाटर सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, आपका क्लाइमेट क्राइसिस आ जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें ऐसे हैं। हालांकि इंडिया इस वक्त हर्ट कर रहा है, हम तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद क्लोज़ किया है तो इंडिया को इकनॉमिकल अपने डैमेजेस अब से स्टार्ट कर देने चाहिए, कैलकुलेट कितने अरसे तक वो ये कर सकता है बर्दाश्त। दूसरी बात ये कि जो ट्रेड कॉरिडोर है वो भी बहुत, मैं समझती हूँ, बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान ने, तो वो भी जो है इंडिया को इट इज़ हर्टिंग। अब आगे चल के ये है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को कि अपनी, इस वक्त तो पानी कहीं ले जा नहीं सकता, झेलम में उन्होंने छोड़ा है, ठीक है, सही वक्त पे छोड़ा है। हमारी चावल की काश्त का टाइम हो गया है, छोड़े, हम टेल पर इंतज़ार कर रहे हैं पानी का। इस वक्त जो है हमारे लोग बैठे हुए हैं, बिकॉज कुछ लोग नर्सरी लगाना भी शुरू कर चुके हैं और कुछ लोग जो है वो टेल, अब जैसे अब आप बोलेंगे सिंध की टेल में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे पानी का, पानी नहीं मिल रहा था, हमने तो बल्कि सफ़र किया। हाँ, ये है कि ये ज़रूर एडवेंचर करेंगे कि आपकी फसलों के टाइम के हिसाब से कि पानी ज़्यादा छोड़ दिया। अच्छा, इसका पाकिस्तान, अभी आप जो ये फसलों की बात कर रही हैं, हमने देखा कि अटारी के मुकाम पर लाहौर के करीब वहाँ पे फसलें काटने के ऐलानात हुए हैं जो उनके मजहबी मकामात हैं। जब माइक वगैरह मौजूद थे, कहा गया कि फसलें काट ले, 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, कोई एडवेंचर करना है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना, जिस तरह हम इंडियन मीडिया को भी देख रहे हैं, इस तरह की LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर, क्या ये हमाकत हो सकती है? देखिए, गंदम तो ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो गई है, ठीक है, अब जो है ना, जो लगने का राइस का सीजन है उसको पानी चाहिए, ठीक है। तो आई बिलीव हमारे वो फसलें काट रहे हैं, इंडियन एडवेंचर हो सकता है। लेकिन बट अभी जैसे BSF का भी इन्होंने एक बंदा पकड़ा है, हाँ, वो भी मुझे जो पता चला है कि वो बहुत तिरले मिनते बाकायदा कर रहे हैं कि हमारा बंदा वापस कर दें, और ये चला गया था, ये साए की तलाश में निकला था
उसको भी साया तभी याद आया था जब ये सारा कुछ वहाँ हो रहा था। तो इनको एक्सक्यूज भी मतलब जो अभिनंदन भी चाय पीने निकला था वापस कर देंगे, साये की तलाश में निकला था वापस कर देंगे। अजीब बात है, मतलब मैं तो कहती हूँ जो बच्चे बहाना बनाते हैं ना, वो स्कूल न जाने का, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, वो थोड़े इससे ज्यादा रियलिस्टिक और बिलीवेबल होते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, क्या जबरदस्त उन्होंने जो है वो फ्री चाय सर्व की है। ओह इट वाज ब्रिलियंट। जी बिल्कुल, वो जितने लोग आए थे उनको चाय की शदीद जरूरत थी और लिखा हुआ भी था टी इज फैंटास्टिक। अच्छा, एक्चुअली ये तो बात है, वो देखें अभी ये नज़र आ रही है हमें जो, और फिर जो ये दूसरे हमारे बॉर्डर से मतलब फ्रॉम अफगानिस्तान वाया अफगानिस्तान जो हम लोगों ने आज न्यूट्रलाइज किया है, फॉइल किया है, एक बहुत बड़ा नापाक मंसूबा, वो भी वर्थ अ मेंशन है, काबिल ज़िक्र है कि वो भी उस मुलाकात का ऑब्वियसली हवाला है जो कि आनंद प्रकाश जग गए हैं और मुलाकातें कर रहे हैं वहाँ पे, वाइन एंड डाइन। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि पहले जब इनखिला हुआ था यूएस ट्रूप्स का वहाँ से, यही लोग बताते थे हमें कि कितने बुरे लोग हैं, ये कितने जालिम हैं तालिबान, और ये क्या हो गया है और आप लोग क्या कर रहे हैं। और अब ये लोग उनके साथ ऐसे हम प्याला हम निवाला हो गए हैं जैसे शायद पता नहीं पैदा ही साथ हुए थे और कुंभ के मेले पे बिछड़ गए थे और फिर दोबारा मिल गए। तो ये इतनी आयरॉनिकल बात है। लेकिन खैर बहरहाल मुझे सिर्फ एक और इजाफी जुमले की इजाज़त ये चाहिए कि आई थिंक हमें भी ना देखें, उनकी तरफ से जो उनकी ऊपर तनकीद हो रही है, उनकी अपनी सियासी जमातों की तरफ से, वो मेरिट पर हो रही है एंड ऑन मेरिट ओनली। हमारी सियासी जमातों को, हमारे हर सियासी रहनुमा को इस वक्त आंखें दिखानी चाहिए इंडिया को, किसी तरह के अपने अल्फाज को मिन्स नहीं करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई मिस अ स्टेटमेंट फ्रॉम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ऑन दिस ओकेजन। मुझे लगता है क्योंकि अगर ऐसी कोई बर्बरियत पानी के हवाले से टेररिज्म कोई पानी का करता है भारत, पंजाब वुड बी प्रोबेबली द फर्स्ट प्रोविंस जो इससे हिट होगा। तो इस मामले पे, क्योंकि मैंने अभी देखा है उनके ट्विटर हैंडल पे उनके वुज़रा वगैरह भी दीगर सारे मामलात पे, डेवलपमेंटल वर्क पे अपने बयानात दे रहे हैं। यहाँ बयान बड़ा जरूरी है। सिंधु हमारा है, या तो इसमें पानी आएगा, हमने कल पानी नहीं आएगा तो फिर उनका हमने बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम किया है, सारे हमारे साथ थे। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। देखिए सिंध ने जो है इंडस की जो जंग है बड़ी कामयाबी से लड़ी, हम इसकी अहमियत को समझते हैं एंड वी आर रेडी टू प्रोटेक्ट। हम वी आर स्टैंडिंग विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ सिंध। बिल्कुल हमारे अंदर ये बहुत अवेयरनेस है कि ये सूबे पंजाब से भी एक इस तरह का बयान जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब अफगानिस्तान से कोई ऐसी कोई बर्बरियत होती है, हम हमेशा कहते हैं कि पीटीआई की जो केपी वहाँ पर गवर्नमेंट है वो उनकी सिंपथाइजर। मुझे नहीं लगता कि पंजाब शुड कम आउट एज कि हम खामोश हैं या हम नहीं बोल रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट उनका आना चाहिए। ठीक है। अच्छा जरा साहब, ये हमाकत हो सकती है जिस तरह आप देख रहे हैं कि लाहौर के अटारी के पास कहा जा रहा है फसलें काट लें, या इंडियन मीडिया जिस तरह की स्पेकुलेशन, जिस तरह खबरें आ रही हैं, एलओसी क्रॉस करना या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना, इतनी हिम्मत करेगा इंडिया? जी आदिल देखें, ये तो जब भी एस्केलेशन होती है, हमने बहुत एस्केलेशन देखी, हर 2-3 साल बाद एस्केलेशन हो जाएगा। तो बीएसएफ की एक रूटीन है, यहाँ पे रेंजर्स भी, और रूटीन है कि जो बॉर्डर एरिया, बॉर्डर बेल्ट होती है 10 to 15 किलोमीटर्स का एरिया, तो उसकी कुछ सेट एसओपीज होती है, तो प्रॉबेबली ये उसके साथ। सेकेंडली चूँकि ड्रामा है, मूवी है, तो बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया है, बट स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने, एक चीज़ याद रखिएगा कि मोदी साहब ने इस ड्रामे का स्क्रिप्ट अपने ही लोगों का खून बहा के उस स्याही से लिखा है। तो ये भारत के लोगों को मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका खून आपकी अपनी क़यादत ने निकाला है और उससे ये ड्रामा लिखा है जिसके, तो ये उसी ड्रामे की एक और समझ लें कि एक सीन उन्होंने ऐड किया। बट एनीवेज, बीइंग अ मिलिट्री मैन, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि उनकी इंटेंशंस हैं कि नहीं, उनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे मैं देखूंगा कि वो कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, वो कर सकते हैं, वो इस एस्केलेशन लैडर पे भी कहीं पे जा सकते हैं। अब उसके मुकाबले में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो क्विड प्रो को रिस्पॉन्स है वो टेस्टेड रिस्पॉन्स है। हमने बालाकोट में देखे ना, उन्होंने 4 जगह आपको एंगेज किया, वेपन फेंक के गए, वो जो सर्जिकल सर्जिकल दरख्तिकल स्ट्राइक्स जो थी, सर्जिकल स्ट्राइक, अच्छा उस पे उन्होंने जो झूठ बोला 300 से 4, मैं भारत के अवाम को कहूंगा इसका भी अपने लीडरशिप पूछो। आप जो कहते थे 300 से 400 हमने वहां पे उस कैंप में मार दिए हैं, तो वो किधर है वो लाशें, वो किधर है वो लोग? आप पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया लेके 4 जगह उन्होंने एंगेज किया। आपने अगले दिन 2 दिन के बाद 6 टारगेट्स आपने लॉ किए, इंक्लूडिंग अ सीनियर हेडक्वार्टर जहां पे उनकी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थी। फिर पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया गया जी कि यू हैड अ वेरी गुड डे, आपने अपनी कर लिया, 2 जहाज आपने गिरा लिए, एक उन्होंने प्रोफेशनल मिलिट्री ने उनकी अपनी खुद ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है, वो एम्बेरसमेंट उनको हो रही थी, तो वो दे आर फीलिंग एम्बेरस्ड। इनको जरा फेस सेविंग दे, इनको एक मिसाइल फायर करने दे। वो ऐसे कह रहे थे जैसे इनको एक थोड़ा सा
तो पाकिस्तान रिस्पॉन्स वाज कि सर इंडिया इज रेड लाइन, वो एक मिसाइल करेंगे तो यहां से 2 जाएंगे, वो 4 करेंगे, दे डिप्लॉयड 4, तो यहां पे 8 जाएंगे वापस। ठीक है, धमाकों में आपने देख लिया 5, 6। कहने का मकसद ये है कि इंडियन कॉन्टेक्ट देखिए जी, हम इन मामलों में हमेशा आपने उनसे बढ़कर उनको जवाब दिया। हमारा मकसद ही है। बिल्कुल, हमारे सिचुएशन रूम का टाइम बिल्कुल खत्म होने पे इंडिया को कह दें कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। आई डोंट सी कि कोई आर्मीज इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर रही हैं और कोई पहले जैसे कन्वेंशनल वॉर 65, 71 या और रही है। अब तो सुपरसोनिक मिसाइल्स की वॉर है, और ये हमने पिछले दिनों सी में देखा भी है कि हमने गौरी 3 का टेस्ट किया 24 को, उन्होंने ब्रह्मोस का टेस्ट किया है आज, फिर उनका वॉरशिप आया, हमने उसको वापस भेजा है। तो अब तो मिसाइल्स की लड़ाई है, सुपरसोनिक लड़ाई है, तो मेरे ख्याल में अब कन्वेंशनल लड़ाई नहीं है। अब तो अगर होगा तो कोई प्रोको जो है वो मिसाइल्स में ही होगा, और दोनों तरफ के मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंजेस टेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, मोना लास्ट मिनट में मुझे बता दें, बड़ी अच्छे से हमने ट्रांसमिशन की। इंडियन मीडिया हम देखते रहे किस तरह एक हाइप क्रिएट की रखी, एक बड़ी सेंसिबल एथिकल जर्नलिज्म हम लोगों ने की। लास्ट कमेंट क्या कहेंगे, इसको फिर क्लोज करते हैं ट्रांसमिशन को। ये आई थिंक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हमें अलर्ट रहना चाहिए, वी शुड बी ऑन आवर टोज, क्योंकि उनके जो अज़ाइम है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी मतलब आप सोचें कि आप कितने लोगों की आप जिंदगियों को से खेलने के मुतरादिफ ये चीज़ है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इसको देखें ना, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। प्रो क्या है, कोई एक इलेक्शन जीत जाएंगे छोटा मोटा सा, क्या मिल जाएगा इनको? तो एक आध रफेल डील में चंद करोड़ रुपए हड़प लेंगे, बना लेंगे, अरबों रुपए चले बना लेंगे। व्हाट एल्स, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ सो मेनी लाइव्स है। 1 करोड़ और के 45 करोड़ इंडियन है, 25 करोड़ पाकिस्तानी है। दुनिया ने जंगें करके देख ली, उन्होंने सीख लिया जंगों से। आप ये नए एडवेंचर के चक्कर में ना पड़े, अच्छे से आप भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, एक अच्छे हमसाये की तरह रहे। जिस तरह आपने एक अच्छे जर्नलिज्म हमने दिखाई, अच्छे से ट्रांसमिशन की, आपको बताया कि इस तरह से जर्नलिज्म हो सकती है, तो इधर से भी कुछ सीखें। आज की इस ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।